मेरे गिरते ही साथ काव्या का रूप सामान्य हो गया। काव्या फिर से काव्या बन गई। मुझे इस तरह से गिरा देखकर वो मेरे पास आई और पूछने लगी कि क्या हुआ। सच कहूं तो उसके मेरे पास आने से ही मुझे फिलहाल डर लग रहा था। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस यही कहा कि फिसलकर गिर गया था। हम दोनों ही फिर सोने चले गए। काव्य तो सच में सो चुकी थी, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जो कुछ भी अभी हुआ था उसने मुझे झकझोर कर रख दिया था। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं सुपर नेचुरल में विश्वास रखता हूँ, तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि काव्या पोजेस्ड हो चुकी थी। रात को जो कुछ भी हुआ, काव्य को कुछ भी याद नहीं था। अच्छा ही था, मुझे अकेले में सोचने का समय चाहिए था। मैंने स्कूल से 2 दिन की छुट्टी ली। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़रूरी काव्य को ठीक करना था। लेकिन मैं करूं क्या? काव्य को किसी तांत्रिक या ओझा को दिखाना ही सबसे सही उपाय था। मैं तो इस शहर में किसी को जानता भी नहीं। फिर मेरा ध्यान गया उन पंडितों पर, जो कि बीते कई दिनों से हवेली के आसपास उसके चारों ओर पूजा और मंत्र पढ़ रहे थे। मैंने 2 और 2 को जोड़ा और अनुमान लगा लिया कि वो पूजा और मंत्र जरूर उस लाल प्रकाश पर काबू पाने के लिए ही कर रहे होंगे। जरूर से उस हवेली में कुछ तो राज है जिसको दबाने की कोशिश हो रही है, और उस पर काबू पाने के लिए ही रोज ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। काव्या की इस हालत का समाधान सबसे अच्छे से यही लोग कर सकते थे। मेरे सामने समस्या ये भी थी कि मैं इनके पास तक कैसे जाऊं। वहां जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं वो तो किसी को पास भी नहीं फटकने देते। इस पूरे घटनाक्रम में एक अच्छी बात यह हुई कि मेरे पड़ोसी शुक्ला जी उन बॉडीगार्ड्स को अच्छे से जानते थे। मैंने उनसे सहायता मांगी और उन्हें यह नहीं बताया कि काव्या की वजह से उन पंडितों से मिलना चाहता हूँ। बस ये झूठ कहा कि उन पंडितों में से 1-2 को मैंने टीवी पर देखा है और उनसे मिलकर अपनी कुछ परेशानियों का उपाय चाहता हूँ। शुक्ला जी ने बॉडीगार्ड से फोन पर बात की। पहले तो वो लोग नहीं माने, लेकिन जब उन्हें आश्वासन दिया कि बस उन पंडितों से ही कुछ बात करनी है और वो बात हम हवेली से बेहद दूर करेंगे, इस पर वो लोग मान गए। उसी दिन मैं और शुक्ला जी पंडितों से मिलने हवेली के थोड़ा पहले रुककर उनके आने का इंतजार करने लगे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इनके पास काव्या का इलाज जरूर होगा। कुछ देर में वो पंडितों की टोली अपना काम खत्म कर कार में वापस लौटने लगे। शुक्ला जी ने मुझे संकेत दिया और मैं तेजी से आगे बढ़कर उनके सामने गया। मुझे देखकर वो चौंक गए और आंखों ही आंखों में जैसे पूछा कि क्या चाहते हो। मैंने उनसे कहना शुरू किया, देखिए, मुझे नहीं पता कि हवेली में क्या है और जो लाल रोशनी रातों को यहाँ से निकलती है उसका राज क्या है, लेकिन उसकी वजह से मेरी पत्नी पर कुछ तो गलत हो चुका है। मैं उनको सारी बातें बताते चला गया। मेरी बातें सुनते हुए मैंने महसूस किया कि जैसे उनके चेहरे पर ऐसे भाव आए कि उन्हें उनकी समस्या की जड़ समझ में आ चुकी है। पूरी बात खत्म होने के बाद उन पंडितों के प्रधान, जिनका नाम राघव था, वो मेरे सामने आए और बोले, आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी पत्नी पर किसी शैतानी आत्मा ने वास कर लिया है, पर यह पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि वो क्या चीज है। एक काम करो, ये रुद्राक्ष की माला ले जाओ और इसे घर में कहीं ऐसी जगह पर रख दो जहां वो इसे ढूंढ ना पाए। 2 से 3 दिन देखो कि उस पर क्या असर पड़ रहा है, और ये आकर हमें बताओ। उस पर पड़ रहे असर के अनुसार हम अपना अगला कदम उठाएंगे। कहकर उन्होंने मुझे रुद्राक्ष की माला दी। वो माला मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा थी। माला लेकर मैंने उन्हें धन्यवाद किया और घर वापस चला आया। आकर मैंने वो माला अच्छे से छुपा दी और देखने लगा कि काव्य पर इसका क्या असर पड़ता है, और असर पड़ता है भी या नहीं। मेरे माला छुपाने के 1 घंटे बाद ही काव्य सिरदर्द और चक्कर आने की शिकायत करने लगी। शाम होते होते उसने बिस्तर पकड़ लिया।
मैं भी डॉक्टर को बुला लाया। मैं देखना चाहता था कि यह माला का ही असर है या काव्या की तबीयत सच में ठीक नहीं है। डॉक्टर ने काव्या का अच्छे से चेकअप किया, लेकिन सब कुछ सामान्य निकला। अंत में उसने यही कहा कि थकान की वजह से थोड़ी कमजोरी आ चुकी है और कुछ नहीं। शरीर को आराम मिल जाए इसके लिए उसने कुछ दवाएं लिख दी और उसके बाद वो चला गया। दवाई की वजह से काव्या रात में सो तो रही थी, लेकिन पूरी रात वो कराहती रही। डॉक्टर उसका दर्द नहीं समझ पाया, लेकिन मैं समझ रहा था। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। बस अब एक दिन और, फिर मैं पंडित जी को काव्या पर हुए असर के बारे में बताऊंगा और वो इसका निवारण कर देंगे। मुझे इसकी पूरी उम्मीद थी। अगली सुबह भी काव्या की हालत खराब रही, बल्कि और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उससे अब बेड से उतरा भी नहीं जा रहा था। रात होते होते तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि जो लोग इन चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं उनको भी यकीन आ जाता। काव्या बेड पर लेटी हुई मचलते हुए कराह रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ किसी और की ही निकल रही थी। वही आवाज़ जो मैंने उसके मुंह से उस रात सुनी थी। वही आवाज़ जो ना किसी इंसान की थी, ना ही जानवर की, यकीनन किसी हैवान की थी। बस बहुत हुआ। 2 दिन हो चुके थे और काव्या पर हुए असर को मैंने अच्छे से देख लिया था। उसको इस हालत में मुझसे और नहीं देखा जा रहा था। मैंने वो माला घर से बाहर रख दी। माला बाहर रखने से पहले मैंने काव्या की इस हालत का एक वीडियो बना लिया कि ज़रूरत पड़ने पर राघव जी को दिखाऊंगा। काव्या ने डॉक्टर की दी हुई दवा ली थी। माला बाहर रखने के बाद उसका कराहना तुरंत ठीक हो गया और दवा की वजह से वो लगभग तुरंत सो गई। ये भी अच्छा था। अगर वो सोई रहेगी तो फिर उस हवेली को देखने नहीं जाएगी। फिर भी पूरी रात मैं एक आंख खोल करके ही सोया, न जाने कब क्या हो जाए। किस्मत से फिर उस रात और कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह मैंने अपना सारा अनुभव राघव जी को बताया और उन्हें वीडियो भी दिखाया। उन्हें जैसे अनुमान हो चुका था कि माला की वजह से क्या प्रभाव पड़ना था। उन्होंने मेरी पूरी बात खत्म होने के बाद कहा, आपकी पत्नी के साथ जो हो रहा है यकीनन उसका कारण ये हवेली है। मुझे सब पता है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे बताने का अधिकार नहीं है। आप मेरे साथ चलो। जो भी आपके साथ हो रहा है, ये बात वीरभद्र के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वही आपको आपके सवालों का जवाब देने का अधिकार भी रखते हैं। वीरभद्र, पता नहीं अब ये कौन था। मेरे द्वारा यही सवाल पूछने पर राघव जी ने बताया कि वीरभद्र हवेली के आज के मालिकों में से एक है। आज की तारीख में हवेली के 3 मालिक हैं, तीनों भाई। वीरभद्र उनमें से ही एक है और यहीं पास के दूसरे शहर में रहता है। काव्या को ठीक करने के लिए मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं उनके साथ कार में बैठकर वीरभद्र से मिलने रवाना हो गया। 2 घंटे के सफर के बाद हम एक आलीशान महलनुमा घर के सामने थे। उतरने पर राघव जी ने मुझे उतरने पर राघव जी मुझे अंदर लेकर गए। अंदर एक रौबदार सा दिखने वाला शख्स बैठा था और कुछ सोच रहा था। इस बात पर कोई शक नहीं कि यही वीरभद्र था। राघव जी के आने पर वो उठा और उसकी नज़र मुझ पर भी पड़ी। शायद मुझे वहां देखकर वो चौंक गया था कि ये कौन है, लेकिन फिर संभलते हुए उसने राघव जी से पूछा, क्या कोई सफलता हाथ लगी? राघव जी ने उसे जवाब दिया, नहीं, अभी तक नहीं, परंतु हम उसके जागने का कारण शायद समझ चुके हैं। ये किशोर जी हैं, हवेली के पास में ही रहते हैं। किशोर, आप इन्हें वो वीडियो दिखाओ जो आपने अपनी पत्नी की प्रेत बाधा का बनाया है। मैंने बिना कोई सवाल किए वीरभद्र को वो वीडियो दिखाया। वीडियो देखते हुए उसके चेहरे पर कई भाव बदले। पहले उसने आंखें सिकोड़ी, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो, और फिर उसकी आंखें हैरत के मारे बड़ी हो गईं। वीरभद्र ने हैरत में राघव जी को देखा। राघव जी ने हल्के से आंखें मूंदकर सिर हिलाया,
जैसे कह रहे हों कि जो वो सोच रहा है वही सच है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? मुझसे रहा न गया। मैंने पूछ ही लिया, क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरी पत्नी के साथ ये क्या हो रहा है? क्या वो ठीक हो पाएगी? क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? राघव ने वीरभद्र की तरफ फिर से देखा, जैसे कह रहे हों कि मुझे बताएं। वीरभद्र उठा और पास की अलमारी से कुछ निकाल कर लाया। फिर मेरे पास आया और कहा, इसे देखो। मेरे कुछ भी बताने से पहले तुम्हारा ये देखना जरूरी है, नहीं तो मेरी बातों पर शायद तुम्हें यकीन ना आए। मैं उसकी लाई चीज को देखने लगा। वो एक तस्वीर थी, वीरभद्र के पूर्वजों की। काफी पुरानी थी, किसी चित्रकार ने हाथ से बनाई थी, लेकिन उस तस्वीर को अच्छे से सहेज कर रखा गया था। तस्वीर देखते हुए ही उसमें मौजूद एक इंसान को देखकर मैं चौंका। जिस तरह के भाव थोड़ी देर पहले वीरभद्र के चेहरे पर वीडियो देखते हुए आए थे, वही भाव अब मेरे चेहरे पर आ गए थे। तस्वीर में मौजूद एक लड़की बिल्कुल काव्या की शक्ल की थी। थोड़ी बहुत असमानताएं जरूर थी, फिर भी ये समझ में आ रहा था कि चित्रकार ने काव्या को ही कैनवास में दर्शाने की कोशिश की थी। पर यह कैसे हो सकता था? ये तस्वीर तो वीरभद्र के पूर्वजों के परिवार की थी, वो भी सालों पहले की। उसमें काव्य की हम शक्ल कैसे? मैंने सवालिया निगाहों से वीरभद्र की तरफ देखा और फिर आखिरकार मेरे सामने हवेली का वो काला रहस्य आया, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वीरभद्र ने बताना शुरू किया, ये बात मुझे तुम्हें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये राज सिर्फ हमारे परिवार के अंदर का है। लेकिन तुम भी हमारा परिवार हो चुके हो, तुम्हारी पत्नी के कारण। हाँ, तुम्हारी पत्नी यकीनन हमारे ही परिवार की है। हम तीनों भाइयों को लगा था कि हमारे परिवार का दुर्भाग्य खत्म हो चुका है, लेकिन आज तुम्हारी पत्नी को इस हालत में देखकर समझ में आया कि वो अभी खत्म नहीं हुआ, और हमारे परिवार के ऊपर जो शाप है वो तुम्हारी पत्नी झेल रही है। कैसा शाप? मैंने उससे पूछा। मैं शुरू से बताता हूं, उसने कहा और बताना शुरू किया। आज से 400 साल पहले हमारे पूर्वज, जिनका नाम कनिष्क था, वो एक छोटे से व्यापारी थे। एक बार वो रात में कहीं से अकेले लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक घायल आदमी मिला। उसको जगह जगह चोट लगी थी और वो खून से लथपथ था। वो उसको अपने साथ घर ले आए और घर में ही उसकी मरहम पट्टी की। उस आदमी ने अपने आप को वहीं जंगलों में रहने वाला एक आदिवासी बताया और कहा कि उसका नाम कछवन है। कुछ डाकू और लुटेरों ने उसके छोटे से कस्बे पर हमला किया और सबको मार डाला। वो किसी तरह से घायल होकर वहां से बच निकला। कनिष्क ने उसे अपने ही साथ रख लिया और व्यापार में छोटे मोटे काम देने लगा। कछवन शायद उनके लिए किस्मत का पिटारा लेकर आया था। उसके आने के एक ही साल बाद उसका व्यापार इतना चला कि वो क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारी बन गए, और अगले 2 साल होते होते पूरे भारत के सबसे अमीर व्यापारियों में उनका नाम गिना जाने लगा। कनिष्क ने ही अपने लिए वो हवेली बनवाई जो आज तुम्हारे घर के पास है। वो अपने पूरे परिवार समेत वहीं रहने लगे। इतनी तरक्की होने के बाद भी वो कछवन को नहीं भूले और ना ही उसका साथ छोड़ा। वो भी हवेली में ही उनके साथ रहता था। इस तस्वीर में इस लड़की को देख रहे हो, जिसकी शक्ल तुम्हारी पत्नी से मिलती है। ये कनिष्क की ही बेटी की तस्वीर है। इनका नाम इंदु है। इनकी शादी होने वाली थी। उसी समय एक बहुत पहुंचे हुए साधु हवेली के ही पास में आए हुए थे। कनिष्क अपने पूरे परिवार समेत उनसे मिलने पहुंचा। वो इंदु की शादी के लिए उनका आशीर्वाद चाहते थे। जब वो साधु महाराज के सामने सपरिवार पहुंचे तो उनको देखकर वो साधु चौंक गए। साधु महाराज वो सब देख लेते थे जो साधारण इंसान नहीं देख पाते थे। उन्होंने देखा कि उस पूरे परिवार के सर पर एक काला साया था। कुछ तो था जो इस पूरे परिवार पर चिपक गया था। साधु महाराज ने उनसे पूछा कि घर में और कौन कौन है।
कनिष्क ने उन्हें हवेली में मौजूद दूसरे नौकरों के बारे में बताया और बातों ही बातों में कछुवन का भी जिक्र उन्होंने किया और बताया कि वो उन्हें कैसे मिला। उसका जिक्र सुनकर साधु महाराज सब समझ गए। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिसे इंसान समझकर घर ले आए हो वो कोई इंसान नहीं है, वो एक पिशाच है। उसका नाम भी शब्दों का खेल मात्र है। कछुवन, ये शब्द वंचक से बना है। वंचक का मतलब होता है धोखेबाज। वो तुम्हें शुरू से धोखा दे रहा है। उसकी शक्तियों के प्रभाव से ही तुम इतनी जल्दी इतने धनवान बन गए, लेकिन इन सब के बदले वो तुम्हारे पूरे परिवार की जान लेने वाला है। उसने तुम सब पर काला निशान लगा दिया है। जितना गहरा यह निशान है, उससे प्रतीत होता है कि अब ज्यादा समय नहीं है जब वो तुम्हारे साथ अनर्थ करेगा। और एक बात जान लो, एक बार जिस पर यह काला निशान लग गया उसे मिटाया नहीं जा सकता। वो पिशाच आज नहीं तो कल तुम सबकी जान लेकर रहेगा। निशान तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन एक तरीका है, उस पिशाच को कैद करना पड़ेगा। मुझे अभी इसी वक्त ले चलो जहां भी वो पिशाच है। कनिष्क उन साधु महाराज को हवेली ले गए। वो पिशाच अपने कमरे में ही था और उस कमरे का दरवाजा बंद था। साधु महाराज ने उस कमरे के बाहर मंत्र पढ़कर एक धागा बांध दिया। उसके प्रभाव से वो अब कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था। उस पिशाच को भी जैसे समझ में आ गया कि उसका भेद खुल चुका है और वो उसे बांधने की कोशिश कर रहे हैं। देखते ही देखते उसका कमरा लाल रंग के उजाले से भर गया। वो उजाला कमरे के दरवाजे के नीचे से आता हुआ साफ दिख रहा था। अंदर से पिशाच की आवाज आई, तुझे क्या लगता है ये छोटा सा धागा मुझे रोक लेगा? चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये सभी अब मेरा शिकार है। पूरे परिवार ने आज पहली बार उस पिशाच की असली आवाज सुनी थी। वो सभी बेहद डर गए। साधु महाराज ने उस कमरे से दूर जाकर परिवार से कहा, यह पिशाच मेरी सोच से भी अधिक शक्तिशाली है। आपका ये हवेली छोड़कर जाना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। मेरे द्वारा बांधा गया अभिमंत्रित धागा उसे कुछ दिन तो रोक सकेगा। आपको यह हवेली उन कुछ दिनों में ही खाली करनी पड़ेगी। मुझे अभी जाना होगा और मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मुझे कुछ और सामान लगेगा इस पिशाच को यहाँ हमेशा के लिए बांध कर रखने के लिए। साधु महाराज वहां से चले गए। उनके साथ इंदु भी गई, सामान लाने में उनकी सहायता करने के लिए। परिवार के बाकी लोग हवेली खाली करने के लिए अपना जरूरी सामान इकट्ठा करने में व्यस्त हो गए। लेकिन वो पिशाच न सिर्फ साधु महाराज की सोच से अधिक शक्तिशाली था, बल्कि चालाक भी था। उसने उनके सामने ऐसा दर्शाया कि वो उनके द्वारा बांधा तंत्र नहीं तोड़ सकता। उनके जाते ही साथ उसने वो तंत्र तोड़ दिया और अपने कमरे से बाहर आ गया। उसने हवेली में मौजूद परिवार के लोगों का कत्लेआम कर दिया। जब तक इंदु और साधु महाराज वापस हवेली के पास लौटे, पूरे परिवार का सर्वनाश हो चुका था और नौकरों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। साधु महाराज ठिठक कर रुक गए। उन्होंने इंदु को भी अंदर जाने से रोका। अंदर जाने का कोई फायदा नहीं था, नौकरों को बचाया नहीं जा सकता था। उन्होंने जल्दी जल्दी पूरी हवेली के ही इर्द गिर्द एक मंत्र फूंक डाला। इस बार ये बांधा हुआ तंत्र ताकतवर था, पिशाच इसको सच में पार नहीं कर सकता था। उन्होंने इंदु को भी समझाया कि उसके सिर पर जो पिशाच का काला साया है वो नहीं हटाया जा सकता। उससे बचने का एक ही तरीका है, इस हवेली से जितना हो सके दूर रहे। अफसोस की बात यह भी थी कि यह साया इंदु के साथ खत्म नहीं होने वाला था। पिशाच का यह साया पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता ही रहेगा, जब तक पिशाच इस घर की बेटी की बलि ना ले ले। उन्हें भी अगर बचना है तो इस हवेली से दूर रहना होगा। आगे चलकर इंदु के जितने भी बेटे हुए उनको पास में रखा गया, लेकिन बेटियों को घर और परिवार से दूर पाला गया। उस पिशाच को इंदु की शक्ल भी पता थी। उसका काला साया नई पीढ़ी की जिस भी बेटी पर आया वो बड़ी होकर देखने में बिल्कुल इंदु के जैसी होती। होते होते इतना समय हो गया
कि हमारे हिसाब से अब हमारे परिवार की कोई बेटी नहीं बची थी। लेकिन आज तुम्हारी पत्नी को देखकर मुझे यकीन आ गया कि हमारी सोच कितनी गलत थी। वो पक्के तौर पर हमारे ही परिवार और इंदु की वंशज है। शायद किसी तरह तुम हवेली के पास आ गए होगे और वो पिशाच जाग गया। वो तुम्हारी पत्नी को सम्मोहित करके हवेली के अंदर लाना चाहता है और अपने बरसों के इंतजार को अंजाम देना चाहता है। उसकी कहानी सुनने के बाद मैं सन्न था। इतना बड़ा और गहरा राज, और बिना किसी गलती के काव्या इसमें पिस रही थी। जो पंडित हाल में ही हवेली की परिक्रमा लगा रहे थे, वो उन्हीं साधु महाराज द्वारा बांधे गए तंत्र को सशक्त कर रहे थे, इस उम्मीद में कि वो पिशाच फिर से सो जाए। पूरी कहानी मेरे सामने अब बिल्कुल साफ थी। मुझे एक बात और स्पष्ट हो चुकी थी। इस पिशाच से अगर काव्या को बचाना है तो मुझे बस काव्या को हवेली से दूर, बहुत दूर रखना होगा। इतना दूर कि वो हवेली को देख ही ना पाए। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि हम किसी दूसरी जगह रहेंगे जहां से ये हवेली देखी ही ना जा सके। वीरभद्र ने अपनी गाड़ी में ही मुझे वापस भिजवा दिया। जाने से पहले उसने मेरा फोन नंबर भी लिया कि अगर कुछ जरूरी बात करनी हो तो तुरंत कर सके। घर पहुंचा तो काव्या सो रही थी। मैंने सोच लिया था कि स्कूल में अपना घर बदलने की बात कह दूंगा। भले ही मुझे अपने खुद के पैसों से नए घर का किराया देना पड़ता, लेकिन काव्या को ठीक करने के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर उसी शाम मुझे वीरभद्र का फोन आया और उस फोन कॉल ने मुझे वो शहर ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लगभग 7 बजे मुझे वीरभद्र का फोन आया। उसकी आवाज़ थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ये शहर आज ही छोड़ना पड़ेगा। जब वो वीडियो तुमने राघव जी को दिखाया था, तब पास में और भी लोग थे। उनमें से एक ने ये बात मेरे भाइयों को बता दी है। इसमें कुछ गलत है क्या? मैंने उनसे पूछा। तुम समझ नहीं रहे, उन्होंने बोलना जारी रखा। मेरे भाई उस हवेली से उस पिशाच को किसी भी तरह निकालकर वो प्रॉपर्टी वापस पाना चाहते हैं। उस पिशाच को तुम्हारी पत्नी की बलि चाहिए, उसके बाद वो हवेली से चला जाएगा। इस बात की बहुत संभावना है कि मेरे भाई हवेली खाली करवाने के लिए तुम्हारी पत्नी को उस पिशाच को ही सौंप दें। वो जरूर देर सवेर ढूंढते हुए तुम्हारे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें शहर से जाना होगा। मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ। मेरा प्राइवेट प्लेन तुम्हें दूसरे शहर छोड़ देगा। पैसों की फिक्र मत करो, तुम्हारी पत्नी मेरी ही बहन है रिश्ते में। बस उसका ख्याल रखो और यहाँ से दूर जाओ। उसके शब्द मेरे सिर पर बम की तरह फटे। काव्या को न सिर्फ उस पिशाच से, बल्कि अपने ही परिवार से भी खतरा था। मैं तुरंत शहर से जाने के लिए राजी हो गया। अच्छा था मेरी आसपास किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। बिना किसी सवाल जवाब के मैं और काव्या दोनों ने ही रात में वो शहर छोड़ दिया। वीरभद्र ने दूसरे शहर में हमारे रहने का इंतजाम किया हुआ था। वो हमारे घर से हमारा सामान भी यहाँ भिजवाने वाला था। नए शहर में आने के एक ही हफ्ते में काव्या की हालत में सुधार आने लगा। वो फिर से हंसने बोलने लगी। बीते कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ उसको अच्छे से याद भी नहीं था, जैसे वो सपने में हो और अभी अभी जागी हो। नए शहर में आने के 10 दिन के बाद ही मैंने भी अपनी स्कूल की नौकरी छोड़ दी। आज मैं एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर हूँ। पैसों की कोई कमी नहीं है। वीरभद्र समय समय पर चुपके से मुझे पैसे भेजता रहता है। कहने को तो काव्या ठीक है, पर पिशाच ने उसके दिमाग पर जो कब्जा किया था, उसकी वजह से कभी कभी आज भी वो डरावने सपने देखती है और चीखती हुई उठती है। भले ही हम उस हवेली और पिशाच से दूर चले गए, लेकिन उस पिशाच का कोई ना कोई अंश आज भी काव्या के साथ यहाँ हमारे साथ है, और वो अब जाएगा भी नहीं। कहने में कोई हर्ज नहीं कि काव्या उस शहर में आने से पहले जैसी थी, वैसी अब कभी नहीं हो सकती। हाँ, एक बात और, मैं खुद अब बाप बन चुका हूँ। पिछले साल मेरी एक बेटी हुई है।
अच्छा हुआ कि मुझे सारी कहानी पता चल गई है, क्योंकि मुझे अब पता है कि अपनी बेटी को किस जगह से दूर रखना है।